लाइब्रेरी साइंस जो है, लाइब्रेरी साइंस का रेफ्रेशर कोर्स सबसे पहले भारत में 1911 में बड़ौदा में स्टार्ट किया गया था। स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे डब्ल्यू ए बोर्डन थे, जो कि 1910 में भारत में आए थे। 1910 में भारत में उसको सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय द्वारा बुलाया गया था और उन्हें अपने स्टेट का डायरेक्टर, लाइब्रेरी सिस्टम का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। उन्होंने महसूस किया कि नहीं, एक एजुकेशन भी, प्रशिक्षण भी जरूरी है, उसने रिफ्रेशर कोर्स के नाम से शुरू किया और 1911 में बड़ौदा में शुरू हुआ जो रिफ्रेशर कोर्स था। डिप्लोमा कोर्स की बात किया जाए तो 1915 में सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया था। यह पंजाब यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान में चला गया है, उस समय का पंजाब यूनिवर्सिटी, और यह एशिया का पहला यूनिवर्सिटी था, पूरे एशिया का पहला यूनिवर्सिटी था जहाँ पर डिप्लोमा कोर्स या लाइब्रेरी साइंस कोर्स शुरू किया गया था। और इसको शुरू करने वाले व्यक्ति आशा डाउन डिकिंसन थे। यह भी मेलविल डेवी के शिष्य थे, डब्ल्यू ए बॉर्डन की तरह, जो अमेरिका से भारत आए थे। सर्टिफिकेट कोर्स जो शुरू किया गया था वह मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया और बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया था। सर्टिफिकेट कोर्स 1929 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने का श्रेय मुख्य रूप से मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन को जाता है। 1929 में शुरू किया था। उसके बाद पीजी डिप्लोमा कोर्स की जहाँ तक बात है तो 1937 में सबसे पहले मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा इसे शुरू किया गया था। जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा बिलीप की जहाँ तक बात है कि बिलीप शुरू करने का श्रेय किसको है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा बिलीप कोर्स शुरू किया गया था 1947 में। एमलिप शुरू किया गया था 1949 में। नई ये दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी 1951 में स्टार्ट हुआ था और पहली पीएचडी की उपाधि 1957 में प्रदान की गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। एमफिल 1978 में शुरू किया गया था दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। तो यह जो है प्रमुख चीज़ें लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन के क्षेत्र में भारत में है। भारत में इसके बाद 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की बात करें, 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जब हम लोग बात करें तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है, तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस मतलब यह एक ऐसा चीज़ है जो कि आदर्शक सिद्धांत माना जाता है लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ सारे क्षेत्रों में, जिसको डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रस्तुत किया था। तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में बुक का नाम हो गया 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसके ऑथर डॉक्टर एस आर रंगनाथन। फॉरवर्ड किसने लिखा, अंग्रेजी में हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। पीएस शिवा स्वामी अय्यर द्वारा। इंट्रोडक्शन किसने लिखा, WCB शेयर्स द्वारा। पब्लिशर इसके कौन थे, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन थे पहले प्रकाशन का। फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन कब था, 1931 में फर्स्ट एडिशन आया था। वहीं पर सेकंड एडिशन की बात किया जाए, जहां तक सेकंड एडिशन तो 1957 में आया था, 1957 में आया था। और लेटेस्ट रिप्रिंट एडिशन उसका जो हुआ था वह 2006 में किया गया है, जो कि इसका कॉपीराइट सर्ल के पास है। कॉपीराइट किसके पास है, सर्ल के पास है। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में जोड़ने का प्रयास, 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जोड़ने का प्रयास किया था। 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जोड़ने का प्रयास किया था किसने, 6th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जोड़ने का जो प्रयास किया था वह प्रयास किया था जेम्स आर रेटिंग द्वारा। उन्होंने 6th लॉ कब जोड़ा था, 1992 में जोड़ा था। 1992 में जोड़ा था। वह 6ठा लॉ क्या था, एवरी रीडर हिज फ्रीडम। फिर 2004 में अलरेजा नौरोजी द्वारा SR रंगनाथन की जो लॉ है, जो 5 लॉ को वेब इन्वायरमेंट में उसको उनके ऊपर में आलेख लिखा था कि इनका वेब इन्वायरमेंट में क्या यूज है। इसके बाद डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो वक्तव्य जो दिया गया कि गॉड हैज़ चूजन मी एज एन इंस्ट्रूमेंट टू, इस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से गॉड ने मुझे चुना है ताकि हम यंगर जनरेशन को अपना जो है लाइब्रेरी साइंस और उसका सर्विस को हम आगे बढ़ा सके। अब 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का जो कार्यान्वयन, जो उपयोग है, इसको हम लोगों ने डिटेल से देखा है। फिर भी यहाँ पर एक बार शॉर्ट में देख लें कि इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट लॉ क्या है, लाइब्रेरी लोकेशन प्रमुख है, लाइब्रेरी आवर एंड टाइमिंग, लाइब्रेरी फर्नीचर।
फिर उसके बाद दूसरे में ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट की बात हो, ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी की बात हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ्स की बात हो, या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइब्रेरी यूजर की बात हो, ये सेकंड लॉ की बात है। और इसके बाद सर्विस ऑफ ब्लाइंड और हैंडीकैप्ड एग्जाम में पूछा जाता है, या स्लम एरिया की बात हो, या स्लम एरिया की बात हो, स्लम एरिया की बात हो, तो ये सारी चीज़ें भी सेकंड लॉ में ही आता है। सर्विस ऑफ स्लम एरिया यहाँ लिखा हुआ ही है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और राइट टू रीड जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन को अगर आप पांचवें सूत्र के अंदर खोजना चाहें तो सेकंड लॉ में ही आएगा। सिलेक्शन ऑफ बुक्स, एक्सटेंशन सर्विस, ये सारी चीज़ें सेकंड लॉ के अंतर्गत आएगा। स्टाफ सिलेक्शन, स्टाफ सिलेक्शन, लाइब्रेरी सेस और लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आएगा सेकंड लॉ के अंतर्गत। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड लॉ, इसमें जो मुख्य रूप से जो चीज़ें होती है, ओपन एक्सेस सिस्टम, सेल्फ अरेंजमेंट, डिस्प्ले ऑफ बुक्स और क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग मुख्य रूप से थर्ड लॉ के अंतर्गत आता है। ओपन एक्सेस हो, चाहे डिस्प्ले ऑफ बुक और सेल्फ अरेंजमेंट की बात होती है, थर्ड लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। फोर्थ लॉ की जहाँ तक हम लोग बात करें तो एक गुड सर्कुलेशन सिस्टम, सक्षम अच्छा सर्कुलेशन सिस्टम की बात, इशू रिटर्न मेथड की बात की जाए तो फोर्थ लॉ में रेफरेंस सर्विस भी फोर्थ लॉ के अंतर्गत आता है। सेंट्रलाइज्ड या प्रीनाटल कैटलॉगिंग की बात करें फोर्थ लॉ के अंतर्गत आएगा। स्टेक रूम गाइड की बात करें तो यह भी फोर्थ लॉ के अंतर्गत आएगा। और क्लासिफाइड अरेंजमेंट, हम जो बात करते हैं कि विषयानुसार जो वर्गीकृत होना चाहिए, तो वह भी फोर्थ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन की बात करें तो यह भी फोर्थ लॉ का इम्प्लीमेंटेशन होगा। फाइव लॉ में हम लोग फिफ्थ लॉ में अगर जाते हैं तो डिजिटाइजेशन, यूज ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी और सीडी रोम का प्रयोग, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें सीडी रोम का प्रयोग किस में होता है तो फिफ्थ लॉ के अंतर्गत आता। चाइल्ड और एडल्ट ग्रोथ की अवधारणा का विकास भी वह किस में है आता है, वह आता है फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के फिफ्थ लॉ में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी और यूज ऑफ पेंसिल फॉर कॉल नंबर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग भी फिफ्थ लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र जो है, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र है, मुख्यतः ग्रंथालय योजना तथा संगठन से संबंधित है। यह मुख्यतः किससे संबंधित है? ग्रंथालय योजना तथा संगठन से संबंधित है। और यह बात भी ध्यान देने की बात है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज शब्द का प्रयोग किया था। मतलब जैविक, मतलब कि जैविक चीज़ें ना सिर्फ वृद्धि करती है बल्कि अनुपयोगी चीज़ जो है उसका त्याग भी करती है। आपका त्वचा अगर जिंदा सेल अगर बना रहा है शरीर, तो मृत सेल को त्याग भी कर रहा है। पुस्तकालय विज्ञान के 3 प्रमुख तत्व होते हैं, पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। इससे पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये जो फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं। पंचम सूत्र में क्या है? बाल विकास और एडल्ट ग्रोथ की भी बात की गई है। हम लोगों ने पहले भी इसका जिक्र किया है। और फिर एक महत्वपूर्ण चीज़ होता है, राष्ट्रीय ग्रंथालय सदैव ही बाल विकास की अवस्था में रहता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा ग्रंथालय, निम्न में कौन सा ग्रंथालय हमेशा बाल विकास की अवस्था में? तो राष्ट्रीय ग्रंथालय, नेशनल लाइब्रेरी हमेशा बाल विकास की अवस्था में रहता है। पुस्तकालय के तत्व जो है, त्रिमूर्ति जो है, वह क्या है? पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। पुस्तक, पाठक और कर्मचारी। अब पुस्तकालय विज्ञान जो है, पुस्तकालय विज्ञान क्या है? पुस्तकालय से संबंधित जो पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय विज्ञान क्या है? तो पुस्तकालय में क्या है? पाठ्य सामग्री का संग्रह, व्यवसाय और पाठकों के जो पाठक होता है, व्यवसाय के लिए पाठकों के सेवार्थ होता है। संग्रह और व्यवसाय, यहाँ पर इसकी जगह व्यवस्थापन होना चाहिए। व्यवस्थापन, इसको सुधार कर लीजिएगा। पाठ्य सामग्री का संग्रह और व्यवस्थापन पाठकों के सेवार्थ किया जाता है। और पाठ्य सामग्रियों का संग्रह और व्यवस्थापन प्रबंधन और बेहतर सेवाओं के अध्ययन हेतु जो है, जो कोर्स होता है, जो तैयार किया जाता है लोगों को, वह कहलाता है लाइब्रेरी साइंस। वह उसमें लाइब्रेरी साइंस में पढ़ाई होता है कि आप कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे संग्रह को व्यवस्थित करेंगे, कैसे प्रदान करेंगे। अब हम लोग पुस्तकालय
की बात करें आगे चल के कि पुस्तकालय से संबंधित क्या चीज़ है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए पुस्तकालय के प्रकार की अब बात करते हैं। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उनकी मुख्य मुख्य बातों का यहाँ पर रिवीजन है। एक बार अगर आप एग्ज़ाम के समय में, अभी ये जो यूनिट है मिक्स्ड यूनिट, जो मिक्स्ड जो एमसीक्यू बेस्ड यूनिट है, इसमें है क्या, आपने जो पहले यूनिट में डिटेल से अध्ययन किया उसी का शॉर्ट में थोड़ा सा है, ताकि आप समझ ले कि एग्ज़ाम के समय में आपको लास्ट समय में कुछ रिवीजन करना हो तो आधे घंटे एक घंटे में क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स, उस तरह की चीज़ें। तो पुस्तकालय के प्रकार जो होते हैं, जो 3 तरह के होते हैं मुख्य रूप से। तो पहला सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करें तो ये जनता का विश्वविद्यालय है। पहला चीज़ क्या हो गया, जनता का विश्वविद्यालय सार्वजनिक पुस्तकालय। दूसरा प्रजातंत्र की देन। तीसरा सबको शिक्षा का अधिकार पर आधारित कौन है, सार्वजनिक पुस्तकालय हो गया। फर्स्ट लाइब्रेरी मैनिफेस्टो कब हुआ था, 1949 में इफ्ला द्वारा सहयोग से यह जारी किया गया था। और उसके बाद 1994 में इफ्ला और यूनेस्को द्वारा मिलकर जो है एक नवीन मैनिफेस्टो लाया गया था, नवीन पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो लाया गया था। और जो अभी अद्यतन वह अब तक था, लेकिन वर्तमान में एक फिर लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2022 में इफ्ला द्वारा मैनिफेस्टो फिर से जारी किया गया है, जो कि अब अद्यतन मैनिफेस्टो जारी हुआ है। तो इस तरह से शैक्षणिक पुस्तकालय की बात करें तो शैक्षणिक पुस्तकालय जो है वह 3 तरह के होते हैं, एक स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। मुख्य रूप से बात करें, जो फोकस करें तो मुख्य रूप से स्कूल लाइब्रेरी का कार्य है रीडिंग हैबिट को बढ़ावा देना, कॉलेज लाइब्रेरी का व्यक्तित्व का विकास, और ये दोनों का पाठ्य की आवश्यक सामग्री प्रदान कराना या कोर्स के अनुरूप सामग्री उपलब्ध कराना। वही विश्वविद्यालय पुस्तकालय का शोध एवं शैक्षणिक सहायता। तो रिसर्च की जहाँ तक बात हो तो वह सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय पुस्तकालय के अंतर्गत आता है। स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी में इसका कोई महत्व नहीं होता। विश्वविद्यालय पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय स्थल CD देशमुख और राधाकृष्णन समिति रिपोर्ट दोनों द्वारा किया गया था। अगर ऑप्शन में हो तो राधाकृष्णन रिपोर्ट को सही माना जाएगा। ऐसे दोनों ऑप्शन में होगा नहीं, कोई एक ही ऑप्शन में होगा। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल लाइब्रेरी की। नेशनल लाइब्रेरी CPL कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में सर्वप्रथम स्थापित हुआ था 1836 में। इसके प्रोप्राइटर थे द्वारिकानाथ टैगोर थे। और इस समय जो इनका भवन कहाँ स्थापित हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित हुआ था। वहीं इंपेरियल लाइब्रेरी की बात तो 1891 में स्थापित किया गया था। और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपेरियल लाइब्रेरी को कलकत्ता लाइब्रेरी में नहीं, कलकत्ता लाइब्रेरी को इंपेरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया था 1902 में। और जॉन मैकफार्लेन को इसका प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बनाया गया था। और यह जो बनाया गया था यह किन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में वो आया था। लॉर्ड कर्जन के समय में यह किया गया था। और प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष की जहाँ तक बात हो तो हरिनाथ डे प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे। अंतिम और प्रसिद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष की जहाँ तक बात है तो KM असदुल्ला थे। आम जनता के लिए जो इंपेरियल लाइब्रेरी था वह 30 जनवरी 1903 को, 30 जनवरी, इसको डेट मंथ सब ईयर सब याद रखिए, जनता के लिए खोला गया था। और मेटकाफ हॉल में इसको खोला गया था। यह कहाँ पर खोला गया था, मेटकाफ हॉल में। और सन 1948 में नेशनल लाइब्रेरी इंपेरियल लाइब्रेरी चेंज एक्ट जो है, चेंज एक्ट 1948, इंपेरियल लाइब्रेरी चेंज एक्ट, जो नेम ऑफ चेंज एक्ट, इंपेरियल लाइब्रेरी नेम ऑफ चेंज एक्ट 1948 में जो था, इसके तहत में इंपेरियल लाइब्रेरी का नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसके प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन बने, BS केसवन इसके फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे। फर्स्ट लाइब्रेरियन इसके बने BS केसवन। इसके बाद इसके डायरेक्टर जनरल जो है, वर्तमान अब नहीं कहा जा सकता है,
वर्तमान में अभी जो है इंचार्ज हैं, जो इसको क्या है, एग्ज़ाम के समय में इसको देख लिया करिए कि वर्तमान में कौन है, हमेशा बदलते रहता है। क्योंकि वर्तमान में हम कह सकते हैं, आज वर्तमान में जो कह रहे हैं अरुण कुमार चक्रवर्ती पहले थे। वर्तमान में जो आर के जो डायरेक्टर जनरल है AP सिंह, तो वो जो है वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के चार्ज में अभी जो 2022 जो चल रहा है इसमें चार्ज में वो है। नेशनल लाइब्रेरी में किस व्यक्ति का व्यक्तिगत संग्रह है, यह भी प्रश्न एग्जाम में आता है। आशुतोष मुखर्जी का संग्रह है। DDC के 22वें संस्करण का उपयोग वहाँ पर वर्गीकरण के लिए किया जा रहा है। और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की अगर बात करें तो इसका उद्घाटन 19 जून 2018 को किया गया था प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। और यह जो प्रोजेक्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, वह IIT खड़गपुर प्रोजेक्ट संस्था, इस नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट से कौन जुड़ा हुआ, अगर इसकी बात आए तो IIT खड़गपुर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है।